मुंबई के पवई थाना क्षेत्र के एनजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 306 में दो सगी बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम ऐश्वर्या ओगरे था और छोटी बहन रूपल ओगरे, जिसकी उम्र महज 25 साल थी। दोनों बहनें छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली थीं। ऐश्वर्या मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी करती थी और रूपल एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के आखिरी स्टेज में थी। उसकी ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी थी और कुछ फाइनल टेस्ट देने के बाद उसे एयर इंडिया में एयर होस्टेस की नौकरी मिलनी तय थी। बात सितंबर 2023 की है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था और दोनों बहनें अपने घर रायपुर गई हुई थीं। लेकिन तभी रूपल को एयर इंडिया से कॉल आया कि उसके कुछ जरूरी फाइनल टेस्ट हैं और उसे तुरंत मुंबई लौटना होगा। चूंकि ऐश्वर्या अब भी रायपुर में थी, इसलिए रूपल अकेली ही पहले दिल्ली गई जहां कुछ टेस्ट हुए, फिर मुंबई आई जहां डॉक्यूमेंटेशन का काम बाकी था। वह अपना काम निपटाकर फ्लैट नंबर 306 पहुंच गई। यह 3 सितंबर रविवार का दिन था। वह उस दिन फ्लैट में अकेली थी। सुबह 11 बजे तक उसने अपनी बहन, मां और घरवालों से बात की थी। व्हाट्सएप पर दोस्तों से भी बातचीत हो रही थी। उसके पिता की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए दोपहर 12 से 1 बजे के बीच उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उन्हें लगा वह व्यस्त होगी और थोड़ी देर में बात कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 1-2 घंटे बाद फिर से कॉल किया गया, लेकिन फिर भी फोन नहीं उठाया गया। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज भी सीन नहीं हो रहे थे। और जब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तब घरवालों की चिंता बढ़ने लगी। अब हर कोई उसे कॉल कर रहा था, लेकिन न फोन उठाया गया और न कोई जवाब मिला। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और चिंता डर में बदलने लगी। शाम को ऐश्वर्या ने मुंबई में अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसे बताया कि वह सुबह से अपनी बहन से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। उसने दोस्त से कहा कि जाकर फ्लैट पर चेक करो। उसका दोस्त सोसाइटी पहुंचा और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को सारी बात बताई। उसने बताया कि तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 306 में एक लड़की है जो सुबह से घरवालों का फोन नहीं उठा रही है। गार्ड ने उसे अंदर जाने की इजाजत दी। कुछ पड़ोसियों को बुलाया गया और सभी लोग फ्लैट के बाहर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब ऐश्वर्या को फोन करके सारी बात बताई गई तो उसने कहा कि किसी भी तरह से दरवाजा खोलो और देखो कि मेरी बहन ठीक है या नहीं। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने फ्लैट ओनर को फोन किया और बताया कि दोनों बहनें किराए पर रहती हैं। ओनर ने कहा कि पास में चाबी वाला है, उसे बुलाकर दरवाजा खोलवा लो क्योंकि वह खुद दूर है और तुरंत नहीं आ सकता। फिर एक चाबी वाला बुलाया गया। दरवाजा जैसे ही खोला गया, वहां मौजूद गार्ड, ऐश्वर्या का दोस्त और कुछ पड़ोसी अंदर पहुंचे और सामने का दृश्य देखकर सब डर गए। कमरे की जमीन पर खून फैला हुआ था। सभी लोग अंदर गए और बाथरूम की तरफ बढ़े। बाथरूम में रूपल ओगरे मृत पड़ी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था और बाथरूम का फर्श खून से भर गया था। ऐश्वर्या के दोस्त ने तुरंत ऐश्वर्या को फोन करके बताया कि किसी ने रूपल को बहुत बेरहमी से मार डाला है। यह सुनते ही रायपुर में पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत पवई पुलिस स्टेशन में कॉल किया और थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पहली नजर में ही यह साफ था कि रूपल को बड़ी बेरहमी से किसी धारदार हथियार से मारा गया है। रूपल के बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो उसके परिवार में उसके माता पिता, 2 बड़ी बहन और एक बड़ा भाई था। वो घर में सबसे छोटी थी और सबसे लाडली भी थी। चंडीगढ़ में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। एक सीधा शांत सपना उसके मन में पल रहा था, आसमान छूने का सपना। उसने ठान लिया था कि उसे एयर होस्टेस बनना है। और जब एयर इंडिया से उसे बुलावा आया तो घर में जैसे एक पर्व सा माहौल बन गया था। 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए उसे मुंबई आना पड़ा, लेकिन उसे अकेले नहीं रहना पड़ा क्योंकि उसकी बड़ी बहन ऐश्वर्या पहले से ही मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी कर रही थी। वो उसी के साथ फ्लैट में रहने लगी। ट्रेनिंग का सफर कठिन था, लेकिन वो हर दिन मेहनत करती रही। अब सिर्फ फाइनल ज्वाइनिंग मिलनी बाकी थी और फिर उसकी उड़ान शुरू होने वाली थी।
लेकिन ये उड़ान कभी भरी ही नहीं जा सकी। उसकी जिंदगी का सफर उस दिन थम गया जब उसकी सांसें छीन ली गईं। अब सवाल यह था कि आखिर कौन था जो उसके सपनों को यूं बेरहमी से कुचल गया। क्या वो कोई अपना था? क्या वो किसी ऐसे शख्स पर भरोसा कर चुकी थी जिसे नहीं करना चाहिए था? या फिर कोई बाहर का था जिसने एक गलत इरादे से उसका दरवाजा खटखटाया और फिर उसकी जिंदगी छीन ली? क्योंकि ये मर्डर एक ऐसी सोसाइटी में हुआ था जो मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में गिनी जाती थी। दिन दहाड़े कोई एक लड़की को घर के अंदर घुसकर मौत के घाट उतार देता है। न शोर, न कोई चीख, बस एक सन्नाटा। पुलिस के सामने एक उलझा हुआ केस था। जांच शुरू हुई। क्राइम ब्रांच को तुरंत एक्टिव किया गया। फॉरेंसिक टीम, टेक्निकल यूनिट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स सब मौके पर पहुंचे। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। घर के दरवाजे या खिड़की पर कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। यानी जो अंदर आया वो उसके लिए अजनबी नहीं था। या तो वो उसके परिचित था या फिर कोई ऐसा जिससे उसने खुद दरवाजा खोला था। उसकी गर्दन पर 2 गहरे कट थे। वार बेहद सटीक, बेहद हिंसक थे। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान थे जो बताते थे कि वो आखिरी दम तक लड़ती रही थी, लेकिन जीत न सकी। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, न कैश, न गहने, न उसका मोबाइल। इसका मतलब साफ था, मकसद चोरी नहीं था, मकसद केवल उसकी हत्या थी। पुलिस के सामने अब एक सीधी लेकिन खतरनाक थ्योरी थी। ये मर्डर प्लानिंग के साथ किया गया था और कातिल उससे परिचित था। अब मामला हाई प्रोफाइल हो गया था तो क्राइम ब्रांच ने जांच और तेज कर दी। सबसे पहले पूरे अपार्टमेंट का सीसीटीवी खंगाला गया। विजिटर रजिस्टर खंगाला गया। उस दिन संडे था। लगभग 35 से 40 लोगों की एंट्री दर्ज थी। डिलीवरी बॉय, हाउसकीपिंग स्टाफ और कुछ विजिटर्स। पुलिस ने 12 टीमें बनाई और हर एक एंगल को खंगालना शुरू किया। हर व्यक्ति से बारी बारी से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने एक संभावना देखी, क्या ये रेप का मामला हो सकता है? क्या उसने विरोध किया और फिर मार दी गई? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस एंगल को खारिज कर दिया। फिर अगला एंगल, चोरी, जो पहले ही क्लियर हो चुका था। अब तीसरा एंगल बचता था, पर्सनल रिलेशन का। पुलिस ने उसके पेरेंट्स और ऐश्वर्या से बात की। क्या किसी ने कभी उसका पीछा किया था? क्या कोई लड़का था जो एक तरफा प्यार करता हो? लेकिन कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया। अब पुलिस ने रूपल का कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया। आखिरी कॉल किसको किया गया था? किससे ज्यादा बात होती थी? उन सभी से एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उस वक्त एक और व्यक्ति मौजूद होता है, रूपल का वह दोस्त जिससे उसकी आखिरी बार बातचीत हुई थी। पुलिस उससे भी लंबी पूछताछ करती है, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई ठोस कड़ी नहीं मिलती। अब तक जितने भी लोगों से पूछताछ हुई थी उनमें से कोई भी शक के दायरे में आता नहीं दिख रहा था। लेकिन एक बात पुलिस को अब तक साफ हो चुकी थी, रूपल की हत्या रात 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच के किसी वक्त में हुई है। यही टाइम विंडो लेकर पुलिस दोबारा सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है। बिल्डिंग में उस रात इस दौरान जो भी आया जाया, पुलिस उसकी हर गतिविधि को बारीकी से स्कैन करती है। कई बार ऐसा होता है कि पहली बार देखने पर जो चीज नजर नहीं आती वो दूसरी बार साफ दिखाई देती है। और ठीक यहीं पुलिस की टेक्निकल टीम की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर टिक जाती है जो पुलिस के लिए शक की सबसे पहली पुख्ता वजह बनता है। वो शख्स और कोई नहीं, उसी बिल्डिंग का एक सफाई कर्मी था। नाम था विक्रम अटवाल। उम्र 40 साल। मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला ये आदमी पिछले कई सालों से मुंबई में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस उसके साथ साथ बाकी सभी सफाई कर्मचारियों को भी तलब करती है। सभी से अलग अलग पूछताछ होती है। लेकिन जो बात विक्रम अटवाल को संदिग्ध बनाती है वो थी उसकी ड्रेस। सीसीटीवी में वो 11 बजे सफाई की यूनिफॉर्म में बिल्डिंग में दाखिल होता है, लेकिन जब 2 बजे बाहर जाता है तब उसके कपड़े बदले हुए होते हैं। एक सफाई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान कपड़े क्यों बदलेगा? यही सवाल पुलिस के ज़हन में गूंजता है। जब पुलिस विक्रम की कंपनी से इस बारे में पूछती है
तो उन्हें बताया जाता है कि कर्मचारियों को कपड़े बदलने की कोई इजाजत नहीं होती। यहीं से पुलिस को अपना पहला ठोस सस्पेक्ट मिल जाता है। विक्रम को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है। जैसे ही सवाल जवाब शुरू होते हैं, विक्रम के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। पुलिस गौर करती है कि उसके हाथ पर बैंडेज है, गर्दन पर खरोंच के निशान हैं, और जब शर्ट उतरवाई जाती है तो उसकी कमर पर भी चोट के ताज़ा घाव नजर आते हैं। पूछने पर वो बताता है कि वो सफाई करते वक्त फिसल गया था। लेकिन पुलिस को उसका जवाब और बॉडी लैंग्वेज दोनों ही बनावटी लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि विक्रम इस केस की गहराई में शामिल है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पुलिस विक्रम की पत्नी से भी पूछताछ करती है, जो उसी बिल्डिंग में घरेलू सफाई का काम करती थी। उसकी बातों से पुलिस को एक और बड़ा संकेत मिलता है। वो बताती है कि जिस दिन रूपल की हत्या हुई उस दिन संडे था और वो घर पर थी, लेकिन उसका पति सुबह 11 बजे घर से सफाई के लिए गया था। दोपहर 2 बजे के करीब जब वह वापस लौटा तो उसने खुद अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए। जब पत्नी ने कारण पूछा तो उसने कहा कि वो खुद ही सब संभाल लेगा। लेकिन उसके कपड़ों पर खून के निशान भी मौजूद थे। इतने सारे इशारे अब एक ही दिशा की तरफ जा रहे थे। पुलिस जब विक्रम से दोबारा सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार वो टूट जाता है और हत्या की बात कबूल कर लेता है। वो बताता है कि 3 सितंबर 2023 को वह सफाई करने के लिए बिल्डिंग गया था और उसे रूपल ने अपने फ्लैट के बाथरूम की सफाई के लिए बुलाया था, क्योंकि वहां टॉयलेट जाम हो गया था। लेकिन इस बार विक्रम सिर्फ सफाई करने नहीं गया था, वो अपने साथ एक धारदार चाकू भी लेकर गया था। उसी चाकू से उसने रूपल की बेरहमी से हत्या कर दी। रूपल ने खुद को बचाने की हर संभव कोशिश की। उसी झड़प में विक्रम को भी गंभीर चोटें आईं, जिसके निशान उसके शरीर पर साफ दिख रहे थे। उसके हाथ में बैंडेज, गर्दन पर खरोंच और कमर पर निशान, ये सभी उस संघर्ष की गवाही दे रहे थे जो रूपल ने आखिरी दम तक लड़ी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये था, विक्रम ने ये सब किया क्यों? जब पुलिस ने यही सवाल सामने रखा तो विक्रम जो कारण बताता है वो सुनकर भी यकीन करना मुश्किल होता है। वो कहता है कि रूपल उसे सफाई को लेकर अक्सर टोकती थी, साफ सफाई पर तीखी टिप्पणियां करती थी, डांट देती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी कई बार कहासुनी हुई थी। पड़ोसियों ने भी पुष्टि की कि विक्रम और रूपल के बीच अक्सर झगड़ा होता था और हत्या से ठीक 2 दिन पहले यानी 1 सितंबर को भी दोनों में बहस हुई थी। इसी झगड़े के चलते विक्रम ने रूपल की जान ले ली। यह समझ पाना मुश्किल है कि कोई इतनी मामूली बात पर किसी की हत्या कर सकता है, लेकिन विक्रम का यही कबूलनामा था। इसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, सारे सबूत इकट्ठा किए और अदालत की कार्यवाही के लिए भेज दिया। लेकिन इस केस में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब विक्रम अटवाल ने जेल में बाथरूम के अंदर अपनी ही पट्टियों से फांसी लगाकर खुद को खत्म कर ली। मरने से ठीक पहले उसने जेल में एक गार्ड को बताया था कि उसे अपनी हरकत पर गहरा पछतावा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि इतनी छोटी बात पर किसी की जान लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और अब जब पूरी उम्र जेल में रहना होगा, उससे अच्छा है कि वो खुद को खत्म कर ले। इस घटना के बाद जेल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। पुलिस कस्टडी में खुद की जान ले लेना, ये एक गंभीर लापरवाही थी और इसकी जांच भी शुरू हुई। वहीं रूपल के परिवार वालों का मानना है कि इस केस में शायद और भी लोग शामिल हों। उनके मुताबिक केवल विक्रम अकेला आरोपी नहीं हो सकता। इस एंगल से भी जांच अब भी जारी है। मुख्य सस्पेक्ट विक्रम अटवाल ने अपनी जान देकर ये जाहिर कर दिया कि वही इस हत्याकांड के पीछे था। इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि इस सच्ची कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, ताकि हम सब मिलकर ऐसे अपराधों को समझें, उनसे सबक लें और समाज को एक सुरक्षित दिशा में ले जा सकें। कभी कभी छोटी छोटी अनबने भी एक जानलेवा मोड़ ले सकती हैं। जरूरी है कि हम अपने गुस्से और ईगो पर काबू पाना सीखें, क्योंकि एक पल का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी छीन सकता है और